आखिर हमास गुट है, ये है क्या और चाहता क्या है इजराइल से? आखिर क्यों इतने सारे लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? और क्यों विश्व में शांति लाने के लिए बनाया गया यूनाइटेड नेशन का ग्रुप और मानवाधिकार ऑर्गेनाइजेशन चुप्पी साधे हैं? हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागने के साथ कई दूसरे घातक हमले भी किए हैं और इजराइल पर हमले के लिए हमास गुट ने दूसरे चरमपंथी जो गुट थे उनका भी समर्थन लिया है। हमास गुट को एक संगठन के तौर पर, खास तौर पर इसकी मिलिट्री विंग को इजराइल, अमेरिका, यूरोप यूनियन, ब्रिटेन और कई दूसरे देशों ने आतंकवादी समूह घोषित कर रखा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, पिछले कई दिनों से इजराइल और फिलिस्तीन के चरमपंथी गुट हमास के बीच छिड़ी जंग ने कोलेटरल डैमेज के नाम पर हजारों बेगुनाहों की जान ले ली है। चरमपंथी समझते हैं ना क्या होता है? चरमपंथी वास्तव में धार्मिक, राजनीतिक या कोई वैचारिक सिद्धांत रखने वाला वो व्यक्ति या ग्रुप होता है जो दूसरे के विचारों, धर्मों या राजनीतिक विचारधाराओं को एक सिरे से खारिज कर देता, नकार देता है और अपने धर्म, विचार और अपनी राजनीतिक विचारधारा का आंख बंद करके अनुसरण या उसका पालन करता है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। और यदि कोई उनकी उस विचारधारा के खिलाफ खड़ा होता है तो चरमपंथी गुट उसे एक सामाजिक बुराई मानता है। इसलिए वो अपने विचार के खिलाफ उठ रही इन बुराइयों से निपटने के लिए अपनी शक्ति और बल दोनों का प्रयोग करता है, जिसके कारण हिंसा का माहौल बनता है और समाज में अस्थिरता पैदा होती है। और यही एक मेजर कारण है कि चरमपंथियों को सामाजिक रूप से पसंद नहीं किया जाता, स्वीकार नहीं किया जाता। चरमपंथी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है चरम, जिसका अर्थ होता है अंतिम सीमा, और दूसरा शब्द है पंथी, जिसका अर्थ होता है अनुसरणी या फॉलोअर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी विचार, धर्म या राजनीतिक विचारधारा को अपनी चरम सीमा पर जाकर फॉलो करता है, उसको चरमपंथी कहा जाता है। चरमपंथी व्यक्ति सामान्य पंथी से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि जहां सामान्य पंथी सभी विचारों, धर्मों और राजनीतिक विचारधाराओं का सम्मान करते हुए अपने विवेक के आधार पर अपने विचारों में परिवर्तन करने के लिए तैयार रहता है, वहीं चरमपंथी किसी दूसरे के विचार को बिना सुने उसे एक सिरे से बिल्कुल नकार देता है। और कभी कभी तो ये लोग अपने विचार दूसरों पर फोर्सफुली थोपने की कोशिश भी करते हैं और इसी वजह से ऐसे लोगों को सामाजिक रूप से पसंद नहीं किया जाता, इनको इल्लीगल माना जाता है। ये चरमपंथी होते हैं। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध जब से छिड़ा है तब से चारों तरफ हमास ग्रुप या गुट का जिक्र चारों तरफ हो रहा है। अब बात आती है कि आखिर हमास गुट है, ये है क्या और चाहता क्या है इजराइल से? आखिर क्यों इतने सारे लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और क्यों विश्व में शांति लाने के लिए बनाया गया यूनाइटेड नेशन का ग्रुप और मानवाधिकार ऑर्गेनाइजेशन चुप्पी साधे हैं इतने सारे मासूम लोगों की जान जाने के बावजूद भी? जिस तरह हमास के चरमपंथी सीमा पर लगे बाड़ को तोड़कर इजराइल के इलाके में घुसे और वहां के स्थानीय लोगों को मारा गया और उन्हें बंधक बनाया, नो डाउट इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। इस पूरे संकट को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बुनियादी बातें जाननी होंगी, जैसे इसमें कौन लोग जुड़े हुए हैं, कहां से आते हैं ये लोग, और ये संगठन इतना कैपेबल कैसे बन गया, इतना शक्तिशाली कैसे बन गया कि इसने इतनी बड़ी हिमाकत कर डाली। सबसे पहले जानते हैं कि हमास ग्रुप है क्या। हमास बेसिकली फिलिस्तीन का इस्लामिक चरमपंथी गुट है जो गजा पट्टी से ऑपरेट होता है। साल 2007 में गजा पट्टी पर कंट्रोल के बाद हमास के विद्रोहियों ने इजराइल को बर्बाद करने की कसम खाई थी और तब से लेकर अभी हाल में हुए इस हमले तक ये चरमपंथी गुट इजराइल के साथ कई बार युद्ध छेड़ चुके हैं। इस बार हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागने के साथ कई दूसरे घातक हमले भी किए हैं और इजराइल पर हमले के लिए हमास गुट ने दूसरे चरमपंथी जो गुट थे उनका भी समर्थन लिया है, जिसके सहायता से उन्होंने इतना बड़ा हमला कर दिया। अब किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया आना लाजमी है और ऐसे हमले के जवाब में इजराइल कई तरह से हमास पर मिलिट्री एक्शन लेता है। साल 2007 के बाद से ही इजराइल ने मिस्र के साथ मिलकर गजा की नाकेबंदी कर रखी थी और इस नाकेबंदी को इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी मानता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमास गुट को एक संगठन के तौर पर, खास तौर पर इसकी मिलिट्री विंग को इजराइल, अमेरिका, यूरोप यूनियन, ब्रिटेन और कई दूसरे देशों ने आतंकवादी समूह घोषित कर रखा है। वही पड़ोसी देश ईरान हमास का सबसे बड़ा समर्थक है और वो इसे आर्थिक मदद के साथ साथ हथियार और ट्रेनिंग की सुविधाएं भी मुहैया कराता है। अब बात आती है कि इस पूरी लड़ाई की जड़ क्या है। इजराइल, मिस्र और भूमध्य
सागर के बीच जिस पट्टी को गजा कहते हैं वो 41 किलोमीटर लंबा है और 10 किलोमीटर चौड़ा उसका इलाका है, जहां करीब 23 लाख लोग रहते हैं और ये दुनिया की सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। गजा का एयर स्पेस और कोस्टल एरिया इजराइल के कंट्रोल में है, जिसके कारण इजराइल ही ये तय करता है कि गजा से कौन सी चीजें बाहर जाएंगी और गजा के अंदर कौन सी चीजें आएंगी। और ठीक इसी तरह से मिस्र गजा बॉर्डर पर यह तय करता है कि कौन लोग यहां से अंदर जाएंगे और कौन लोग यहां से बाहर जा सकते हैं। इजराइल और हमास के बीच का यह तनाव काफी लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन शनिवार को चरमपंथी गुट ने बिना किसी चेतावनी के सिविलियंस इलाकों पर हमले कर दिए, जो कि युद्ध के नियम के विरुद्ध है। हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे और इसके साथ दर्जनों चरमपंथी सीमा पार कर इजराइल के रिहायशी इलाकों में घुस गए, जहां उन्होंने लोगों की हत्याएं की और बहुत सारे नागरिकों को बंधक बना ले गए। इसके फौरन बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में गजा पर हवाई हमला शुरू कर दिया, जिस पर इजराइल का कहना है कि वो गजा में केवल चरमपंथी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि आम लोग दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर हमास के इस हमले को अब तक का सबसे बड़ा और सबसे घातक माना गया है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की नई पीढ़ी ने ऐसा क्रॉस बॉर्डर अटैक कभी नहीं देखा था और ना ही इजराइल ने इतने बड़े अटैक का कभी सामना किया था। हमास के चरमपंथियों ने सीमा पर लगी बाड़ को कई जगह से तोड़ा और सीमा के अंदर दाखिल हो गए। इजराइल पर यह हमला 1973 में हुए उस हमले की 50वीं वर्षगांठ के ठीक एक दिन बाद किया, जिसे मिस्र और सीरिया ने ज्वाइंटली अंजाम दिया था। इस पर्टिकुलर डेट पर किया गया हमला यह दिखाता है कि 1973 के उस हमले की तारीख और वर्षगांठ की अहमियत हमास के लीडर्स के लिए आज भी खत्म नहीं हुई है। अब एक मेजर बात आती है कि आखिर इजराइल का खुफिया तंत्र इस हमले को लेकर कैसे फेल हो गया। पूरी दुनिया में इजराइल के इंटेलिजेंस सिस्टम पर उंगली उठाई जा रही है और कहा जा रहा है कि हमास का यह हमला इजराइल के खुफिया तंत्र की नाकामी का नतीजा है। इजराइल के खुफिया तंत्र की कमान देश के अंदर शिन बेट के नाम से है और देश के बाहर मोसाद नाम की एक एजेंसी संभालती है, जिसके साथ इजराइल का पूरा डिफेंस सिस्टम और वहां की पूरी सारी फोर्सेस जुड़ी हुई है। पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि यह बिल्कुल निराश कर देने वाली बात है कि इतने बड़े हमले की योजना की भनक तक नहीं लगी और अगर कोई अलर्ट मिला था तो समय रहते इसे रोकने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे समृद्ध खुफिया एजेंसी इजराइल के पास है, जिसके एजेंट्स सीरिया, लेबनान से लेकर फिलिस्तीन चरमपंथी गुटों के अंदर तक फैले हुए। सीमा पर सुरक्षा की बात करें तो गजा से लगी सीमा पर कंटीली तारों से ऊंचे और मजबूत बाड़ बनाए गए हैं और इन पर कैमरों के साथ ग्राउंड मोशन सेंसर भी लगाए गए हैं। इसके अलावा पूरी सीमा पर लगातार पेट्रोलिंग भी होती रहती है और इस सख्त पहरेदारी का मकसद था ऐसे घुसपैठ को रोकना, जैसा शनिवार को हमले में हमास के चरमपंथियों ने किया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमास के चरमपंथियों ने बुलडोजर लेकर कई जगह से इस बाढ़ को ढहा दिया और कंटीली तारों को काटकर सीमा में एंट्री कर गए, जिसको रोकने में इजराइल बिल्कुल नाकाम रहा। इसके अलावा हमास के चरमपंथी पैराग्लाइडर और कोस्टल एरिया से भी घुसपैठ करने में कामयाब हुए हैं। अब बात आती है कि फलस्तीन क्या है और इन हमलों में इसका क्या रिलेशन है। फलस्तीन रोमन काल से ही एग्जिस्टेंस में है, जिसमें वेस्ट बैंक और गजा जो फिलहाल फिलिस्तीन के कंट्रोल में है और इसके साथ ईस्ट यरूशलेम और इजराइल के कब्जे वाला पूरा एरिया आता है। रोमन काल में इस पूरे एरिया को फिलिस्तीन कहा जाता था। बाइबल में इस एरिया को लेकर यहूदी साम्राज्य का भी जिक्र किया गया है, जिसके कारण यहूदी इसे अपनी पुरानी मातृभूमि मानते हैं। साल 1948 में इजराइल ने खुद को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर किया था। हालांकि अभी भी कुछ लोग इजराइल के अस्तित्व को नकारते हैं और वो इस पूरे इलाके को फिलिस्तीन के तौर पर ही रिकॉग्नाइज करते हैं। फिलिस्तीनी लोग भी वेस्ट बैंक से लेकर गजा और ईस्ट यरूशलेम के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं, फिलिस्तीन। अब हमास के चरमपंथी कमांडर मोहम्मद देईफ ने सभी फिलिस्तीनी नागरिकों और पूरे समुदाय से एकजुट होने की अपील की है ताकि इजराइल के कब्जे को हटाया जा सके। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि ईस्ट यरूशलेम या इजरायली कब्जे वाले दूसरे एरियाज में रहने वाले फिलिस्तीनी हमास की इस अपील पर उठ खड़े होंगे। इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल के सामने ये बात तो साफ है कि ये एक ऐसी जंग है जिसे शायद कई मोर्चे पर लड़ना पड़े। अगर हालात और भी खराब हुए तो हो सकता है लेबनान का ताकतवर चरमपंथी गुट हिजबुल्लाह भी इस जंग में कूद जाए। फिलहाल इजरायली सेना ने बड़े पैमाने पर सैन्य टुकड़ियों को तैनात करने का आदेश दिया है और इसके साथ गजा पर लगातार हवाई हमले भी किए जा रहे हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया शांति के लिए जितनी एकजुटता दिखाती है,
युद्ध उसे उतना ही पीछे धकेल देता है। दुनिया के किसी न किसी कोने में युद्ध चलता ही रहता है। आज पूरी दुनिया खतरनाक रूप से असंवेदनशील होती जा रही है। युद्ध दो पक्ष लड़ते हैं और फिर पूरी दुनिया इन दो पक्षों के साथ अपनी अपनी सुविधा और स्वार्थ के हिसाब से खड़ी हो जाती है और युद्ध रोकने के लिए कोई काम नहीं करता। इस साल में रूस और यूक्रेन के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये दूसरा निर्मम युद्ध है जिसमें निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं बता सकता कि ये युद्ध किसके नाम पर लड़े जा रहे हैं। एक कहावत है कि जिसका मरता है वही रोता है। आज हम इसी कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। कल तक फिलिस्तीन हमारा मित्र था जिसके लोग आज के युद्ध में मारे जा रहे हैं। आज इजराइल हमारा मित्र देश है और यहाँ के लोग भी मारे जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिससे हम अपने कल के और आज के मित्र देशों की जनता को जंग के इस बारूद में जलने से बचा सके। कुल मिलाकर हमें अपने मित्र और शत्रुओं के बारे में सोचना चाहिए और जंग की बलि चढ़ती जा रही इस दुनिया से हमें एकदम से बेखबर नहीं रहना चाहिए। भले ही हमारे देश में चुनाव है, लेकिन हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिसके कारण हमारे मित्र देशों की संख्या कम हो और शत्रुओं की संख्या बढ़े। हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करते क्योंकि हम गांधीवादी लोग हैं। युद्ध से किसी का भला नहीं होता। बाकी आप सब विद्वान तो बन ही चुके हैं सोशल मीडिया और न्यूज एंकर्स के सहारे। नमस्कार।